हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में अब आगे क्या होगा दोस्तों। इमरान पर चलेगा देशद्रोह का केस, दोषी हुए तो हो सकती है सजाए मौत। बताएंगे दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है इमरान खान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, फंसते जा रहे हैं इमरान खान। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी बात और क्या है पूरा मुद्दा। और दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे जहां पर रात आए इमरान खान ने कहा इस्तीफा नहीं दूंगा और इस्तीफा ना देने पर अड़े हैं दोस्तों। बताएंगे अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रूस के अलावा कहीं से और से हथियार खरीदना बहुत महंगा सौदा है। बताएंगे भारत ने अमेरिका को दो टुक जवाब दिया है दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां यूक्रेन में रेलवे स्टेशन मिसाइल हमले के बाद जेलेंस्की का बहुत बड़ा रशिया को लेकर बयान आया है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा जेलेंस्की ने। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच दोस्तों बहुत तगड़ी झड़प होती नजर आ रही है दोस्तों। बताएंगे कैसे पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर तालिबानियों ने मार गिराया है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां पर दिल्ली दंगों में पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख खान को किसने दी थी बंदूक, हुआ बहुत बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, और सबसे जरूरी खबर में आपको बताएंगे जहां पर अब इस बैंक के खाता धारकों को लगेगा बहुत तगड़ा झटका। अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे 5,000 रुपए से अधिक कैश। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस बैंक को लेकर ये बड़ी खबर है दोस्तों। और इसी बीच अगर आप भी इस दूसरे बैंक के ग्राहक हैं दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसा मैसेज तो नहीं आया, तो जवाब देने की गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे इस राज्य में अब बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़े गए तो सस्पेंड हो जाएगा लाइसेंस। बताएंगे बहुत कड़ा नियम लागू हुआ है इस शहर में दोस्तों। तो हर तरह की खबर हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां अपडेट लेते हैं रशिया यूक्रेन को लेकर। बूचा पहुंची यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। ओडेसा में मिसाइल हमले के खतरे के बीच वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल हमले की धमकी के बाद सप्ताहांत पर कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। अभी की बड़ी खबर साथ ही आपको बता दें जहां दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में क्रामातोर्स्क रेलवे स्टेशन पर नागरिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। जॉनसन ने कहा है कि यह हमला दिखाता है कि व्लादिमीर पुतिन की सेना कितना नीचे गिर चुकी है। तो वहीं स्कोल्ज ने कहा कि मैं मानता हूं कि पुतिन इन युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कल ही रशिया ने यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर दोस्तों हमला किया था, मिसाइल हमला, जिसमें 30 लोगों के तुरंत प्रभाव से मरने की खबर थी और 100 से भी अधिक लोग घायल हो गए थे, जिस पर दोस्तों ब्रिटेन के मंत्रियों ने ये जवाब दिया है दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें जहां पर अमेरिका के बाद ईयू ने भी पुतिन की दोनों बेटियों पर लगाई पाबंदी। यूक्रेनी नेताओं ने कहा और भी भयानक मंजर सामने आएंगे। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के 44वें दिन यूक्रेनी नेताओं ने कहा कि रूसी सैनिक सब कुछ तबाह करके लौट रहे हैं। ऐसे में आगामी दिनों में और भी भयावह मंजर दिखाई दे सकते हैं। इसी बीच 2 दिन पूर्व अमेरिका के बाद ईयू ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोनों बेटियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं दोस्तों। ईयू बोले तो यूरोपीय संघ ने यह कार्यवाही रशिया को लक्षित करने वाली नई पाबंदियों के तहत की है। ईयू ने उन लोगों की एक अद्यतन सूची तैयार की है जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उन पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। इनमें पुतिन की बेटी मारिया वोरोनसोवा और कतरीना तिखोनोवा के नाम भी शामिल है। हालांकि प्रतिबंधों की सार्वजनिक घोषणा अभी नहीं हुई है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत की अमेरिका को दो टुक कहा रूस के अलावा कहीं और से हथियार खरीदना बहुत महंगा सौदा है। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को 2+2 वार्ता होनी है। ये दोनों देशों के बीच चौथे मंत्री स्तरीय बातचीत। इस बातचीत में रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन तथा विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मेजबानी करेंगे दोस्तों। इस बेहद अहम बैठक को लेकर भारत अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर बातचीत को
को लेकर आशावादी है। इस मामले से परिचित लोगों ने कहा है कि ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन में रूसी युद्ध की आलोचनाएं करने की अनिच्छा पर नई दिल्ली को फटकार लगाने में जो बाइडेन प्रशासन अधिक मुखर हो गया है। मामले के परिचित लोगों ने बातचीत की है। संवेदनशीलता के कारण नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि रशिया से हथियारों और रियायती तेल की खरीद के परिणामों के बारे में भारत को चेतावनी देने वाले वॉशिंगटन के हालिया सार्वजनिक बयान दोनों पक्षों के बीच निजी चर्चा के विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, मामले से परिचित लोगों के अनुसार भारत ने न्यूलैंड को साफ कह दिया है कि रूसी हथियारों के विकल्प बहुत महंगे थे। भारत ने अमेरिकी दूत से कहा है कि उसके लिए रूस के अलावा कहीं और से हथियार खरीदना बहुत महंगा सौदा है। इसके अलावा रूसी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अधिक इच्छुक है, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, जबकि अमेरिकी रक्षा कंपनियां ऐसा करने के लिए अनिच्छुक है। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा है कि अमेरिका और भारत के विदेश और रक्षा मंत्री पहले 2+2 संवाद के लिए सोमवार और मंगलवार को वॉशिंगटन में मिलेंगे। लोगों ने कहा कि रक्षा सहयोग के अलावा व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले और उसके बाद लग रहे प्रतिबंधों पर भी इन बैठकों में चर्चा की जाएगी। यानी कि दोस्तों, भारत ने साफ साफ दो टूक जवाब में अमेरिका को कह दिया है कि रशिया के अलावा अगर हम किसी और से कोई भी हथियार खरीदेंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा और ऐसा हम नहीं चाहते। हमें हर चीज देखते हुए चलना है और हम रशिया से ही हथियार खरीदेंगे। ऐसे में दोस्तों, भारत के इस बयान का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया हमारे वीडियो को, काफी मेहनत लगती है दोस्तों आप तक खबरें पहुंचाने में। बढ़ती अगली खबर की ओर, जहां पर अब पाकिस्तान में आगे क्या होगा, इमरान पर चलेगा क्या देशद्रोह का केस। दोषी हुए तो दोस्तों हो सकती है इनको सजाए मौत। हम आपको बताते हैं, पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान को हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कथित विदेशी षड्यंत्र की जांच के लिए सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान की अगुवाई में आयोग का गठन किया है। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में धमकी भरे पत्र की जांच के लिए आयोग गठन का फैसला लिया गया है। आयोग सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र के स्रोत और इसके स्थानीय सहयोगियों की जांच करेगा। फवाद ने कहा कि हमारे पास प्रमाण है कि असंतुष्ट 8 प्रांतीय सांसद विदेशियों के संपर्क में थे। सुप्रीम कोर्ट के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को पलटने और इमरान सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश देने के एक दिन बाद आयोग गठन का निर्णय लिया गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, विपक्ष की सरकार अगर बनती है तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। अगर ऐसा होता है तो इमरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। संसद भंग करवाने और अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवाने की साजिश में इमरान को कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। बता दें कौन से नियम का हवाला देकर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाएगा दोस्तों, और अगर केस चला तो इमरान को क्या क्या सजा मिल सकती है हम आपको बताते हैं। इमरान खान अगर पाकिस्तान संविधान के उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं तो उन पर इसी संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत कार्रवाई होगी। और इसमें कहा गया है, पहले कहा गया है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करे, उसे गलत तरीके से पेश करे या उसे जबरदस्ती या साजिशन रोकने की कोशिश करे तो ऐसे व्यक्ति राष्ट्रद्रोह का दोषी होगा। दूसरे में कहा गया है कि कोई व्यक्ति पहले क्लॉज के तहत संविधान उल्लंघन में किसी की मदद करेगा तो वो भी राष्ट्रद्रोह का दोषी होगा। तीसरे में कहा गया है कि मजलिस शूरा में संविधान उल्लंघन करने वाले राष्ट्रद्रोहियों को सजा मिलेगी और इसमें सजाए मौत से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा देने का भी जिक्र किया गया है। यानी कि दोस्तों, अगर अपोजिशन सरकार में आती है तो दोस्तों संविधान के, पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत सजाए मौत तक हो सकती है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी इमरान खान को लेकर, जरा कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों कानून के तहत बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर क्या होगा, चौतरफा घिरे इमरान खान इस्तीफा न देने पर अड़े हैं दोस्तों। क्या होगा उनका अगला कदम, बता दें पाकिस्तान की राजनीति में शनिवार का दिन बेहद अहम है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज यानी शनिवार सुबह 10 बजे इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है दोस्तों। और इससे पहले कल रात 10 बजे इमरान खान ने देश को एक बार फिर संबोधित किया था। इमरान खान के संबोधन पर दुनिया की नजरें गड़ी हुई थी और अविश्वास प्रस्ताव से एक दिन पहले इमरान देश को संबोधित करते हुए दोस्तों इमरान खान ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए वो इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि पाकिस्तानी
पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि उनके मंत्री शेख राशिद ने इमरान खान को इस्तीफा देने की सलाह दी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहां इमरान खान ने संबोधन में भारत की जमकर तारीफ की है। राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि हिंदुस्तान खुददार देश है। जी हाँ दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव से कुछ ही घंटे पहले इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि करीब 26 साल पहले जब मैंने अपनी पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ शुरू किया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे मुझे मायूसी है, लेकिन मैं फैसले का सम्मान करता हूं। मैंने एक बार ही जेल गया हूं। मेरा ईमान है कि जब तक मुल्क का इंसाफ नहीं हो जाता मैं इंसाफ की बात करूंगा। इस दौरान इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ की, साथ ही में ये भी कहा कि हिंदुस्तान एक खुददार देश है। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम डॉक्यूमेंट मांग कर देख लेता, जिससे मुझे मायूसी हुई। उन्होंने कहा कि खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, भेड़ बकरियों की तरह उन्हें होटल में बंद किया जा रहा है। कौन सी दुनिया की जमहूरियत में इसे इजाजत दी जाती है? इमरान ने कहा कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का खुलेआम मजाक बन गया। इमरान खान ने कहा कि जिस राष्ट्र की 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम है, ऐसे राष्ट्र के युवा को हम नहीं बचाएंगे और उन्हें ये दिखाएंगे कि आपके यहाँ नेता रिश्वत लेकर सरकार गिरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने भारत की तारीफ की और कहा कि हिंदुस्तान एक खुददार देश है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति आजाद नीति है। इमरान ने कहा कि भारत के खिलाफ किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वो कुछ बोल दे। भारत रूस से तेल इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता है। मैं भी यही कहता हूं कि मेरे 22 करोड़ लोगों के फायदे के लिए जो हो वो मैं करूंगा। मैं अपने कौम और लोगों को किसी भी अन्य मुल्क के हुक्म को नहीं मानने दूंगा। इमरान खान ने कहा कि हमारी विदेश नीति जब तक हमारे लोगों के बेहतरी के लिए नहीं होगी उसका कोई मतलब नहीं। यानी कि दोस्तों, अब इमरान खान के जब जाने का वक्त आ गया है दोस्तों, तो भारत से भी रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है और भारत की अब जमकर तारीफ कर रहा है। दोस्तों, आखिर ये तारीफ पहले कहाँ थी? जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी इमरान खान को लेकर? जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की दोस्तों बात करें, जहां पर रशिया के खिलाफ यूक्रेन के इस तरीके से भारत भी लेगा सबक। टैंकों के डिजाइन में होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच एंटी टैंक मिसाइलों ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। इन मिसाइलों के बल पर यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को बैक फुट पर ला दिया है। रूस ने भी माना है कि यूक्रेन से युद्ध में उसे भी भारी नुकसान हुआ है। अब भारतीय सेना भी इससे सबक लेते हुए निकट भविष्य में मुख्य युद्धक टैंक के डिजाइन में बदलाव करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन रूस महायुद्ध को लेकर रिपोर्ट से पता चला है कि यूक्रेनियन सेना ने रूसी बख्तरबंद वाहनों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एंटी टैंक मिसाइलों का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल किया है और महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल की है। ऐसे में भारतीय सशस्त्र बल यूक्रेन रूस युद्ध के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वहां इस्तेमाल होने वाले टैंकों सहित बहुत सारे उपकरण आम है, यानी कॉमन है दोस्तों, यानी भारत के पास भी वो भी है। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया है कि भारत यूक्रेन में चल रहे युद्ध से मिले इनपुट का विश्लेषण कर रही है ताकि भविष्य के मुख्य युद्धक टैंकों के डिजाइन में बदलाव किया जा सके। इन बदलावों को आने वाले वर्षों में भारतीय सेना द्वारा उपयोग में लाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां तालिबान ने मार गिराया पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर। डूरंड लाइन पर फिर भिड़े पाकिस्तान अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा डूरंड लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच माहौल फिर एक बार गर्मा गया है। दोस्तों, शुक्रवार को अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से सटे डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान लड़ाकों के बीच गोलीबारी भी हुई है। दावा किया जा रहा है कि तालिबान लड़ाकों ने इस दौरान पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से भी तालिबान लड़ाकों के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद दोनों पक्षों ने सीमा पर सेना की तैनाती को बढ़ा दी है। तालिबान डूरंड लाइन को दोनों देशों के बीच आधिकारिक सीमा नहीं मानता है, तो वहीं पाकिस्तानी सेना जबरदस्ती बाड़बंदी का काम जारी रखे हुए है। जी हाँ दोस्तों, टोरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक अमीरात की सेना को चाहर बुर्जक जिले के जाकिर गांव की ओर जाते हुए देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले एक अफगान पत्रकार हाशिम वैदयात ने कहा है, दावा किया है कि तालिबान बलों ने निमरोज प्रांत में डूरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सेना के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस ऐसा दानव जिसकी कोई हद नहीं, रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमले के बाद बोले जेलेंस्की। बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की
जेलेंस्की ने रशिया को एक ऐसा दानव करार दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने आज एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाकर रॉकेट दागा जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई है। रूस में हिम्मत नहीं है कि वो जंग के मैदान में हमसे आमने सामने का मुकाबला कर सके। वो हमारे लोगों पर आसमान से बम बरसा रहे हैं। इस दावन को सजा नहीं दी गई तो ये नहीं रुकेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर श्रीलंका के बाद चाइना के कर्ज जाल में फंसने वाला है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शेख हसीना को पहले ही दी थी इसकी बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कई देश चीन से परेशान हैं, खासकर वो देश जो इससे लगती सीमा साझा करते हैं। नेपाल में तो चीन काफी अंदर घुस गया है, ताइवान पर लगातार कब्जा करने की फिराक में है। समुद्र में भी यही हाल है। अब जो देश इस सीमा साझा नहीं करते वो इसके कर्ज जाल में भी फंस रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका इसके उदाहरण है। श्रीलंका में जो हाल है वो चीन का ही दिया हुआ है और पाकिस्तान को भी इस हाल में करने में ड्रैगन का हाथ रहा है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत महासागर में चीन लगातार अपने पांव फैला रहा है। इस कड़ी में अब चीन के जाल में बांग्लादेश फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन भारतीय उपमहाद्वीप में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोले तो BRI के जरिए बांग्लादेशी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आगे बढ़ रहा है। न्यूज एजेंसी ANI ने बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि चीन ने बांग्लादेश के लिए एक राजमार्ग नेटवर्क योजना का प्रस्ताव दिया है जो बांग्लादेशी सड़क क्षेत्र में भविष्य के निवेश के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी अब खुद बांग्लादेश भारत की नसीहत के बाद भी दोस्तों चीन के जाल में फंसने वाला है और मोदी जी ने पहले ही शेख हसीना को इसको लेकर आगाह कर दिया था दोस्तों। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि विनाशय काल विपरीत बुद्धि, वही स्थिति दोस्तों बांग्लादेश की होती नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या राय होगी, जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर संकट में श्रीलंका, अप्रैल के अंत तक सूख जाएंगे पेट्रोल पंप, तेजी से खत्म हो रही है भारत से मिली मदद, पलायन भी हुआ शुरू। जी हाँ दोस्तों, अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में इस महीने के अंत तक डीजल खत्म हो सकता है। विदेशी भंडार की कमी के बीच भारत की ओर से ईंधन खरीद के लिए दी गई $50 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट भी तेजी से खत्म हो रही है। इसके साथ ही वहां के नागरिकों का पलायन भी शुरू हो गया है। लोग नाव के सहारे भारत आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तानी कोर्ट ने सुनाया फैसला, आतंकी सरगना हाफिज सईद को 31 साल कैद की सजा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की अदालत ने आतंकी सरगना हाफिज मोहम्मद सईद को 31 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सईद पर 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें जहां पर कोरोना के नए केसों ने फिर बढ़ाई भारत की टेंशन, दिल्ली समेत 5 राज्यों को केंद्र ने लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी को लेकर सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोरोना के नए केसों को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही कोरोना के नए मामलों की बढ़ोतरी को लेकर इन राज्यों को पत्र लिखा है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कोरोना के नए मामलों की बढ़ोतरी पर सख्त निगरानी रखी जाए और अगर आवश्यक हो तो जरूरी कार्यवाही भी की जाए। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण शनिवार सुबह 10:30 बजे बूस्टर डोज को लेकर एक बैठक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां 10 अप्रैल से 18+ को भी लगाई जा सकेगी बूस्टर डोज, ऐसे लगवा सकेंगे टीका। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल से 18 से ऊपर एज वाले ग्रुपों को कोरोना का बूस्टर डोज लगेगा। बूस्टर डोज सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा पहले और दूसरे डोज के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ एज ग्रुप के लिए बूस्टर डोज जारी रहेगा। साथ ही इसमें और तेजी लाई जाएगी। अगली खबर की बात करें जहां पर क्राइम के खिलाफ योगी सरकार का बहुत बड़ा एक्शन, 100 दिन में 1000 अपराधियों को सजा दिलाने का प्लान तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में होने वाले अपराध और अपराधियों के खिलाफ अब सख्त एक्शन लेने जा रही है। राज्य सरकार ने पुलिस की सभी इकाइयों की 100 दिन की कार्य योजना के तहत सरकार ने अभियोजन निदेशालय को अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए टारगेट दिया है। राज्य सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में अगले 100 दिन में 1000 अपराधियों को सजा दिलाने
को कहा है। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को अगले 100 दिन के लिए प्लान तैयार करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार इसके जरिए एक बड़ा संदेश देना चाहती है, तो वहीं इस कार्य योजना के जरिए पुलिस विभाग में भी बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि थाना और जिला स्तर पर राज्य सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है, तो वहीं थाना और जिला स्तर पर 10 अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सरकार जवाबदेही तय कर सकती है, क्योंकि आमतौर पर कमजोर पैरवी के कारण अपराधी बच जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया फिर काफी लंबी हो जाती है। लिहाजा राज्य सरकार शुरुआती चरण में ही मजबूत पैरवी करके अपराधियों को सजा दिलाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी सरकार के इस एक्शन का आप सराहना करेंगे दोस्तों, क्या समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों अगर आपका भी समर्थन है। तो अगली खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली दंगों में पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख खान को किसने दी बंदूक, अब हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख खान उर्फ पठान को हथियार मुहैया कराने वाले अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बाबू वसीम के रूप में हुई है। जी हाँ दोस्तों, जिसने 2020 में जाफराबाद इलाके में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तान दी थी। पठान का दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने का वीडियो भी वायरल हुआ था। कितने भाइयों को ये वाकया याद है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जिनको भी याद है बताना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर इस बैंक के खाता धारकों को लगा बड़ा झटका, अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे 5,000 रुपए से अधिक का कैश। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक पर पाबंदी लगा दी है। बैंकिंग अधिनियमों की अनदेखी और फाइनेंशियल स्थिति खराब होने पर आरबीआई ने बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सरकारी बैंक पर कैश निकासी की कैंपिंग लगा दी है। आरबीआई की ओर से लगाए गए इस पाबंदी के बाद अब इस बैंक के खाता धारक अपने बैंक खाते से 5,000 रुपए से अधिक कैश नहीं निकाल पाएंगे। बैंक की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस बैंक पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक पर कैश निकासी समेत कई पाबंदियां लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस बैंक में कहीं आपका भी अकाउंट तो नहीं था दोस्तों, बताइएगा जरूर। और इसी बीच आपको बता दें, अगर आप भी एसबीआई बैंक के ग्राहक हैं दोस्तों, तो एसबीआई ग्राहकों पर बड़ा खतरा, कहीं आपके पास भी तो नहीं आया ये एसएमएस। जवाब देने की कतई भी गलती ना करे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक एसबीआई योनो एसएमएस फिशिंग स्कैम चल रहा है, जो कि बीते कई सालों में काफी आम हो गया है। बीते साल कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यूजर्स के बैंकों का पैसा चोरी किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे यूजर्स ने अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर की, वैसे ही पैसा गायब। ऐसे में दोस्तों लगातार एसबीआई के नाम से दोस्तों फेक मैसेज आ रहे हैं लोगों के मोबाइल पर और तुरंत उनको डिटेल्स भेजने की मांग की जा रही है। कभी ये काम ना करें दोस्तों, कृपया अपनी कोई निजी जानकारी दर्ज करके सेंड ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। और बैंक भी बार बार आपको ट्वीट करके मैसेज करके ये समझा रहे हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पर अब बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़े गए तो सस्पेंड होगा लाइसेंस, इस शहर में लागू हुआ ये नियम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों में संशोधन कर रही हैं और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में मुंबई में अब अगर आप बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीनों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के अलावा राइडर्स पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस नए नियम के तहत शहर की यातायात पुलिस ने घोषणा करते हुए जानकारी भी दी है। यातायात पुलिस ने कहा है कि यातायात उल्लंघन पर नकेल कसने के लिए ये ठोस कदम उठाया गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, खत्म होगा एटीएम कार्ड का दौर, हर जगह मिलेगी कार्ड लेस नकद निकासी की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में सभी बैंक और एटीएम नेटवर्क पर कार्ड लेस नकद निकासी की सुविधा मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का उपयोग करके सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्ड लेस नकदी निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया और इस बारे में एनपीसीआई, एटीएम नेटवर्क और बैंकों को जल्द ही अलग अलग निर्देश जारी किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको एटीएम कार्ड भी कहीं भी लेकर के डोलने की जरूरत नहीं होगी। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए
कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमें ये जरूर बताएं कमेंट में कि आपके यहाँ पर अभी कितना तापमान है दोस्तों, कितनी ज्यादा गर्मी है, बताइएगा जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।